नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। आज उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है और इसकी अटकलें जो है वो कल से ही लगाई जा रही थी। और कल से ऐसी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले थोड़ा सा अगर हम उसको समझें तो आपको पता होगा, इतिहास में पहली बार हम लगातार जो है वो इस बात पर डिस्कस करते थे कि कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई कब शुरू करेगी। और लगातार हम अमित मालवीय को कटघरे में खड़ा करते थे कि अमित मालवीय जो है वो फेक जो नैरेटिव जो तैयार किया जा रहा है इकोसिस्टम के द्वारा, उसको तोड़ने में नाकामयाब रहे। और अगर आप देखोगे लोकसभा चुनाव में तो इसका जो है वो देखने को भी मिला। लेकिन जिस तरीके से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस के साथ में, क्योंकि ये पूरा देश जानता है हर जो संसद का सत्र होता है उससे 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन पहले जो है वो इसी तरीके का एक टूलकिट जो है वो देश में तैयार किया जाता है और फिर उसके ऊपर जो है वो पूरा एक सेशन जो है वो बहस की भेंट चढ़ जाता है। तो हम लगातार बात करते थे कि आखिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी कमजोर क्यों हो गई, और उसमें जिस हिसाब से लोकसभा में सीटें कम हुई तो उसने जो है वो तड़का और लगा दिया कि ये नरेंद्र मोदी की जो 3rd टर्म की सरकार है ये बेसाखी की सरकार है और ये और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन अचानक से जिस अडानी को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो हावी होती हुई दिख रही थी, जैसे ही जॉर्ज सोरोस आया उसके बाद में उसी अडानी ने जो है वो अब राहुल की लंका लगाना शुरू कर दिया, मतलब अडानी के मुद्दे ने। अब स्थिति ये बनी हुई है कि लोकसभा और राज्यसभा में जब हम बात करते हैं गठबंधन की, विपक्षी गठबंधन की, तो विपक्षी गठबंधन की स्थिति महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई और जितने भी जो इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल है वो राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में 2 चीज़ें हुई। एक, आपने देखा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस वक्त आमने सामने दिखाई देती है लोकसभा में, और वैसे मीडिया डिबेट्स अगर आप देखते हो तो महाराष्ट्र के परिणाम के बाद में जो है वो वैसे भी ये दोनों पार्टियां जो है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। उधर जो है वो शिवसेना और कांग्रेस जो गठबंधन है हिंदुत्व को लेके, वहां पे भी इन पे लड़ाई चल रही है और उसी बीच कूद गई ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी ने तो साफ तरीके से जो है वो संकेत भी दे दिया था, वो कांग्रेस की मीटिंग में ही शामिल नहीं हुई टीएमसी, क्योंकि अडानी के मुद्दे को लेकर टीएमसी ने अपने हाथ जो है वो पीछे खींच लिए कि वो इस बहस का हिस्सा नहीं रहेगी। और फिर उसके बाद में अखिलेश यादव, उन्होंने भी जो है वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा, और जब अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस पार्टी जो है वो उस वक्त सदन से बाहर थी। तो स्थिति जो है वो पूरे देश को पता है कि इस गठबंधन में इस वक्त क्या चल रहा है। आज ही जो है वो लालू प्रसाद यादव ने इसमें और आग में घी के डालने का काम कर दिया कि कांग्रेस कितना भी विरोध करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उन्होंने भी कह दिया कि राहुल गांधी का नेतृत्व उनको भी स्वीकार नहीं है, जबकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में कल जेपी नड्डा ने जब यही जो है वो मुद्दा सदन में उठाया तो उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने उसको जो है वो खड़े होकर उनका विरोध किया कि किस नियम के तहत जो है वो उनको बोलने दिया गया, ये नियम का उल्लंघन है। तो ये तो जो है वो पहले से ही तय था कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है वो सोरोस को लेकर और अडानी के मुद्दे में अब जो है वो फ्रंट फुट पे खेलेगी। उसके बाद दिग्विजय सिंह खड़े होते हैं और जगदीप धनखड़ जो है वो हाउस को एडजर्न करके चले जाते हैं। ये कल का जो है वो पूरा वाकया था और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। खबर कल से ही थी कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन आप देखिए, यही जगदीप धनखड़ जब आईसीएआर के एक कार्यक्रम में जाते हैं और उस वक्त किसानों का मुद्दा उठाते हैं, आपने देखा होगा जिस तरीके से उनका स्पीच वायरल हुआ, और मैंने उसी दिन वीडियो पे बात की थी कि जगदीप धनखड़ ने विपक्ष और फर्जी जो किसान नेता है उनको फंसा दिया है। आप मेरा वो वीडियो उठा के देखिए। जब सारे जो है वो चाहे प्रो बीजेपी पत्रकार हो या दलाल मीडिया के लोग हो, वो सब लोग जो है
बीजेपी के जो प्रो बीजेपी पत्रकार है वो ये कह रहे थे कि जगदीप धनखड़ जो है वो सत्यपाल मलिक हो गए, उनके बेटे को जो है वो सॉरी उनके दामाद को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में टिकट नहीं दिया, इसलिए उसका बदला निकाल रहे हैं। और जो दलाल मीडिया वाले थे विरोधी, वो आपको पता ही है कि अब जो है जगदीप धनखड़ ने ही अपनी सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठा दिए और लगातार जो है वो वीडियो बनाना शुरू हुआ। और मैंने उस वीडियो में बात की थी कि आप देखिए इसका असर क्या होता है। जगदीप धनखड़ ने सिर्फ और सिर्फ इस जो किसानों का जो आंदोलन है उसको बातचीत के रास्ते पर किस तरीके से लाया जाए, उसके लिए जो है वो ये एक स्पीच है। और उसके 2 ही दिन बाद शिवराज सिंह चौहान को जो है वो किसानों का लाडला बता दिया। तो यहां से आपको जो है वो विपक्ष को थोड़ा समझना पड़ेगा। और विपक्ष की इस माभियों की स्थिति को अगर हम अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति को अगर हम देखें तो पहले आप लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि अकेला राज्यसभा जो है वो उपराष्ट्रपति को नहीं हटा सकता, क्योंकि उपराष्ट्रपति इस पूरे देश में नंबर 2 की हैसियत से अपने पद पे कायम है। एक पहले नंबर पे राष्ट्रपति और उसके बाद में उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसमें यह होता है कि कम से कम विपक्ष के 50 लोगों का जो है वो हस्ताक्षरित एक जो है वो जिसको कहें कि आप याचिका या एप्लीकेशन जो है वो जो सदन में दी जाती है वो होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के जो अभी इस वक्त जिस गठबंधन की ये बात करते हैं उसमें राज्यसभा की अगर आप स्थिति को समझोगे तो राज्यसभा में इनके पास 85 सीटें हैं। और राज्यसभा की जो 85 सीटें हैं उसमें से 71 लोगों ने साइन कर दी है। तो आप समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टीएमसी ने सदन से वॉकआउट कर दिया, अविश्वास प्रस्ताव की इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। अब यहां से एक चीज जो है, क्योंकि विपक्ष की मंशा, स्पेशली मैं बात करूंगा कांग्रेस पार्टी की मंशा ये थी, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि संख्या बल जब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के पास है ही नहीं तो फिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया। तो इसके पीछे की कहानी ये है, विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विपक्षी गठबंधन जो है वो एक साथ है, मजबूत है। और उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है ताकि सारा विपक्ष एक जगह आ जाए। लेकिन राज्यसभा में इसकी जो है, जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया इसकी पोल खुल गई, टीएमसी ने वॉकआउट कर दिया। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि राज्यसभा में विपक्ष की स्थिति क्या है। तो 71 जो है वो अभी इसके पक्ष में वोट है, हम ये कह सकते हैं। और फिर उसके बाद में राज्यसभा अकेला जो सदन है वो ऐसा नहीं है कि वो उपराष्ट्रपति महोदय को हटा दे। उसके लिए अगर ये इस सदन से पारित हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन के भीतर, तो उसके बाद में ये मामला जाता है लोकसभा के पास। और लोकसभा में भी फिर इसको जो है वो पास होना जरूरी है। लेकिन लोकसभा में भी विपक्ष की जो गठबंधन की कंप्लीट सीटों की अगर हम बात करें तो 236 सीटें हैं, तो वो भी मुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये दाव जो है वो कांग्रेस पार्टी पर उल्टा भी पड़ सकता है। और उल्टा इसलिए पड़ सकता है, आप सोच के देखिए, 37 और 27, 37 जो है वो समाजवादी पार्टी के सांसद है और 27 जो है वो टीएमसी के सांसद है। तो टीएमसी जो है वो इस अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल नहीं होगी, ये संकेत दे दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गठबंधन जो है वो अब टूटने के पूरी तरीके से कगार पे आ गया है। इस गठबंधन में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, जिसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे पूरी देश और दुनिया को कि हम अडानी के मुद्दे पर एक साथ है, विपक्ष एकजुट है, लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं है। ये जो है वो इस अविश्वास प्रस्ताव से एक संदेश हमें मिल जाता है। और अगर यही स्थिति लोकसभा में भी, जैसे हम कह रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा अकेला नहीं हटा सकता, लोकसभा में जाना ही पड़ेगा, तो लोकसभा में सरकार के पास जो है वो बहुमत का आंकड़ा है और 236 सीटें जो है वो विपक्ष की है। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर समाजवादी पार्टी और टीएमसी अगर इससे वॉकआउट कर जाती है लोकसभा में भी, तो फिर कांग्रेस पार्टी की हैसियत क्या रह जाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब ये नहीं था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटा ही दिया जाएगा, या वो तो हम मान लें कि वो हट ही जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सदन में जो है वो बने रहेंगे, चाहे विपक्ष कितना भी जोर लगा ले। लेकिन विपक्ष जो जिस मानसिकता से यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, उस मानसिकता से अब ये लगता है कि विपक्ष जो है वो खुद ही एक्सपोज हो जाएगा। विपक्ष के सारी जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। ये जो अभी दिख रहा है वो सदन के पटल पर भी दिखाई देगा। और अगर ऐसा होता है तो आप सोच के देखिए कि राहुल गांधी की जो राजनीति का सबसे निचला स्तर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का, तो वो इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद होने वाला है। क्योंकि अब तक 2024 के लोकसभा चुनाव से एक नैरेटिव बना था
कि कांग्रेस पार्टी जो है वो वापस से उठ खड़ी हो जाएगी। राहुल गांधी को जिस तरीके से 44 से 99 सीटें मिली, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में जिस तरीके से अचानक से राहुल गांधी का ग्राफ नीचे गिरा और फिर उसके बाद में जो सहयोगी पार्टियां थी वो नाराज दिखाई दी, वो राहुल गांधी का नेतृत्व जो है उसके अंडर में काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, मानने को ही तैयार नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भले ही राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्तर का नेता मान लिया हो, लेकिन विपक्ष जो है उसके ये गले से नीचे नहीं उतर रहा। और ऐसी स्थिति में जिस तरीके से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं और फिर उसमें अविश्वास प्रस्ताव, तो ये स्थिति वही है थूक के चाटने वाली। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले जो है वो आपने देखा होगा 2019 से पहले भी लाया गया था और फिर उसके बाद 2024 से पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ क्या हसरत, पता था देश को, क्योंकि संख्या बल जो है वो विपक्ष के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक प्लानिंग का हिस्सा था कि किसी भी तरीके से जो है वो इस पर जो है वो चर्चा की जाए। और जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ जो है वो पार्शियलिटी का जिसकी हम बात कर रहे थे कि जगदीप धनखड़ जो है वो एक तरफा बात करते हैं या वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हैं, ऐसा जो है वो इस देश को दिखाने की कोशिश है कि विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाता। लेकिन विपक्ष जितना अभी बोल रहा है वो पूरा देश देख रहा है, चाहे वो सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर सड़कों पर। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाने का, जिसको कहे कि विपक्ष का जो मंसूबा है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एकजुटता दिखाना। होगी या नहीं होगी, टीएमसी ने तो जो है वो संकेत दे दिया। अब कौन कौन सी पार्टियां हैं जो इससे वॉकआउट करेगी और टीएमसी के साथ जाएगी, और अगर बहुत सारी पार्टियां चली गई इसमें से, तो आप सोच सकते हैं राहुल गांधी का ये जो राजनीतिक जो बचा हुआ है, जिसको हम कहें कि थोड़ा सा जमीन, राजनीतिक जमीन बची हुई है, वो भी हाथ से निकलती हुई नजर आएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।